माँ, अगर आपको दोबारा खाना बनाने में दिक्कत होती है तो मैं नौकर रख लेता हूँ। मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, फिर भी आज तक मुझे आपने एक नौकर तक रखने नहीं दिया। विक्रम, मैं आलसी नहीं बल्कि कंजूस हूँ। अगर मैं कंजूस ना होती तो तुझे पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ना बना पाती। दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी का युवा मालिक विक्रम रहता था अपनी माँ के साथ, लेकिन उसकी माँ सिर्फ एक बार ही खाना बनाती थी। खैर, उस दिन वो बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन वो बिना खाए पिए घर से निकल गया और ऑफिस में बैठकर इसी बारे में सोचने लगा। तभी मैनेजर उसके पास आया। सर, आप हर रोज इतने परेशान क्यों रहते हैं? मुझे बताइए, शायद मेरे पास इसका कोई हल हो। मैनेजर साहब, मेरी माँ बहुत कंजूस है। उन्होंने एक नियम बना रखा है कि घर में सिर्फ एक बार ही रसोई खुलेगी। हर रोज मैं बाहर का खाना तो नहीं खा सकता ना। समझ नहीं आता क्या करूं। इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है सर, आप शादी कर लें तो इसका हल निकल सकता है। फिर आपकी माँ को एक बार भी किचन में नहीं जाना पड़ेगा। भाभी जी जितनी बार चाहेंगी उतनी बार रसोई घर खोल सकती हैं, क्योंकि एक बहू ही अपनी सास को सुधार सकती है। क्या बात है मैनेजर साहब, आप तो मेरी कंपनी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी संभाल रहे हैं। आज से आपकी पगार डबल। थैंक यू सर। विक्रम खुशी खुशी रात को अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से अपनी शादी की बात रखी। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी विक्रम, मैं भी तेरी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। मैं कल ही पंडित जी से बात करके तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने राधिका नाम की एक बहुत ही संस्कारी लड़की विक्रम के लिए पसंद की और 1 महीने के अंदर ही उन दोनों की शादी भी हो गई। सुबह सुबह वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। बहू, तेरे आ जाने से मुझे अब राहत मिल जाएगी। आज से रसोई घर की जिम्मेदारी तेरी। ठीक है सासू माँ। राधिका किचन में गई और कुछ ही देर में ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ले आई। सबसे ज्यादा तो विक्रम खुश हुआ। क्या बात है राधिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। एक साथ 56 भोग देखकर मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इतना खाना एक साथ मैंने आज तक नहीं देखा। बहू, आज तेरी रस्म थी इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कल से इतना सारा खाना एक साथ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सब्जी बना ली थी तो दाल बनाने की क्या जरूरत थी, और अगर दाल बना ली थी तो सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी। एक बार में एक तरह का ही खाना बनाना आज के बाद। ठीक है सासू माँ, लेकिन अभी तो आप खाना खाइए, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खैर, सब लोगों ने बड़े ही प्यार से खाना खाया। विक्रम के चेहरे पर अब खुशी झलक रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। फिर राधिका ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, रात के खाने में क्या बनाऊं? आप ही बता दीजिए, वरना फिर कहेंगी कि मैंने बहुत सारा बना लिया। बहू, शायद विक्रम ने तुझे इस घर की परंपरा के बारे में नहीं बताया। इस घर में रसोई दिन में सिर्फ एक बार ही खुलेगी। ये सुनकर राधिका चौंक गई। इसका मतलब अब खाना सीधा कल बनेगा? हाँ बहू, चुपचाप जाओ, पानी पीकर सो जाओ और मेरी परंपरा तोड़ने की कोशिश भी मत करना। मेरी नजर हर वक्त किचन की तरफ ही रहती है। राधिका बेचारी अपने कमरे में चली गई। आज विक्रम और राधिका की सुहागरात भी थी। राधिका ने इस बारे में विक्रम को भी बताया। माँ ने तुम्हें भी दोबारा किचन में नहीं जाने दिया? ये तो गलत बात है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो राधिका। जब सासू माँ ने ये नियम बनाई दिया है तो भला मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। अब विक्रम एक बार फिर से परेशान हो गया। खैर, दोनों ने सुहागरात मनाई और सो गए। अगले दिन राधिका ने दिन भर खाना नहीं बनाया। क्या बात है राधिका, आज विक्रम भूखा ही ऑफिस चला गया, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? सासू माँ, आपने तो कहा था कि इस घर की रसोई दिन में सिर्फ एक बार ही खुलेगी, तो मैं खाना अब रात में ही बनाऊंगी, क्योंकि रात में भूखे पेट मुझे नींद नहीं आती। लेकिन मुझे तो दिन में ही भूख लगती है ना। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, क्योंकि ना ही कल रात को खाना खाया और आधा दिन भी बीत गया। तो दिन में ही खाना बना ले, रात वाला रहने दे। खैर, राधिका ने दिन में ढेर सारा खाना बना लिया। दोनों सास बहू ने मिलकर पेट भरकर खाना खा लिया। रात में जब विक्रम आया तो वही बचा हुआ खाना लेकर वो अपने कमरे में चली गई। सासू माँ दिन में ही खाना बनाने के लिए जिद कर रही थी। मैंने भी कल रात से खाना नहीं खाया था, इसीलिए दिन में ही ढेर सारा खाना बना लिया था। उसी खाने में से मैंने ये खाना हम दोनों के लिए बचा लिया है। ये तुमने अच्छा दिमाग लगाया राधिका। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन इस बारे में माँ को पता नहीं चलना चाहिए। खैर, दोनों खाना खाकर सो गए। अब राधिका रोज यही करती, दिन में ढेर सारा खाना बना लेती और वही बचा हुआ खाना रात में दोनों पति पत्नी खा लिया करते थे। इसीलिए एक हफ्ते में ही दोनों बुरी तरह बीमार पड़ गए। दोनों डॉक्टर के पास गए। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते क्या? आप दोनों को ही फूड पॉइजनिंग हो गया है। डॉक्टर साहब, हम दोनों दिन का बचा हुआ खाना रात में खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में दिन में सिर्फ एक ही बार खाना बनाने की परंपरा है। आज के जमाने में भी आप लोग कैसी परंपरा निभाते हैं? आज के बाद अगर आप लोगों ने बचा हुआ खाना खाया
तो आपके पेट में इन्फेक्शन बढ़ सकता है और ये बहुत खतरनाक होता है। तो इस तरह दोपहर का खाना रात में खाना भी बंद कर दिया दोनों ने। अब घूम फिर कर फिर से वही परंपरा शुरू हो गई। एक रोज रविवार वाले दिन दोपहर में राधिका ने सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया। आज संडे का दिन है, दिन में ही पेट भर के खा लेता हूँ ताकि रात में भूख ना लगे। हाँ बेटा, रसोई तो सिर्फ एक बार ही खुलेगी, जितना खाना है अभी खा लो। खैर, वो लोग खाना पीना खाकर टीवी देखने लगे, तभी उनके घर कुछ भिखारी आ गए। माताजी, भाई साहब, हम लोग 3 दिन से भूखे हैं। मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए, भगवान आपको खूब तरक्की देगा। थोड़ी देर पहले तुम लोग अगर आ जाते तो खाना मिल जाता, अब तो खाना नहीं है। मैं उन्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। रुक जा बहू, जब इन्हें भूख लगी है तो खाना ही खाएंगे ना, पैसे तो खाएंगे नहीं। हाँ, हमें पैसे नहीं चाहिए। हम पैसे लेकर भी अगर होटल में जाते हैं तो होटल वाले हमें भगा देते हैं। हमें खाना ही चाहिए। सासू माँ, ये बेचारे भूखे हैं, इनके लिए तो दोबारा रसोई खुल सकती है ना। बहू, मेरा संकल्प इतना कमजोर नहीं है कि इन जैसे भिखारियों की वजह से टूट जाए। देखो, तुम लोग कल आ जाना, कल हम तुम्हें खाना खिला देंगे, तुम्हारे लिए खाना बचा कर रख लेंगे। इतने बड़े बंगले में रहने का क्या फायदा जब इंसान दूसरे को खाना ही ना खिला पाए। कल तक पता नहीं हम जिंदा रहे या ना रहे। चलते हैं, किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वो भिखारी वहाँ से चले गए। उसकी सास ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। विक्रम और राधिका को ये सब अच्छा नहीं लगा। माँ, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। अरे कम से कम गरीब भिखारियों के लिए तो रसोई घर का दरवाजा दोबारा खोल देना चाहिए था। बोल लिया, अब जाऊं मैं अपने कमरे में आराम करने। उसकी सास वहाँ से चली गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ महीनों बाद उनके घर एक रात कुछ मेहमान आ गए। अरे बुआ जी, फूफा जी, आज अचानक हमारे घर की याद कैसे आ गई? बस बेटा, जरा मुंबई तक गए हुए थे, इधर से गुजर रहे थे तो सोचा तुम लोगों से भी मिलते चलें। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप लोग ट्रेवल करते करते थक गए होंगे। बहू, इन लोगों को इनका कमरा दिखा दो, आराम करे जाकर। थकान से ज्यादा हमें भूख भी लगी है, बिना खाना खिलाए सुला देंगे आप लोग हमें? तुम लोगों को जब हमारे घर की परंपरा पता है तो क्यों ऐसी बातें कर रही हो? दिन में हम लोग खाना बना चुके थे और कुछ बचा भी नहीं है। अगर खाना खाना है तो कल तक रुको। रहने दीजिए, इससे अच्छा तो हम किसी दूसरे होटल में ही रुक जाएं। बूढ़ी हो गई हो लेकिन आज तक कंजूसी नहीं गई तुम्हारी। इतना बोलकर रिश्तेदार वहाँ से चले गए। विक्रम और राधिका इन सब से बहुत परेशान हो चुके थे। फिर एक रात विक्रम, हमने उस दिन भिखारियों को नाराज कर दिया। बेचारे बद्दुआ देकर चले गए होंगे, रिश्तेदार भी बद्दुआ देकर चले गए होंगे। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन राधिका ने खाना ही नहीं बनाया। क्या बात है बहू, आज ना ही तूने दिन में खाना बनाया, इतनी रात भी हो गई, क्या है ये सब? सासू माँ, संगत का असर तो होता ही है। अब मैंने एक नई परंपरा बनाई है। इस घर में हफ्ते में सिर्फ संडे वाले दिन खाना बनेगा, फिर तो ढेर सारा पैसा बचने लगेगा। लेकिन बहू, लेकिन छोड़िए, जब हम सब आपकी बनाई परंपरा का पालन कर रहे थे तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी परंपरा का पालन करें। 7 गुना पैसा बचेगा इससे। तो इस तरह न राधिका ने अगले दिन खाना बनाया, न उसके दूसरे दिन, न तीसरे दिन। चौथे दिन ही उसकी सास बेहोश हो गई। विक्रम ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। किसी तरह वो होश में आई। लगता है इनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है कई दिनों से। प्रोटीन और विटामिन की बहुत कमी हो गई है। क्या करूं डॉक्टर साहब? पहले मैं अपनी माँ से परेशान था, अब मैं अपनी बीबी से परेशान हो गया हूँ। माँ की परंपरा थी दिन में सिर्फ एक बार रसोई घर खोलने की। मेरी बीबी ने एक नई परंपरा बना दी है, हफ्ते में सिर्फ एक बार रसोई घर खोलने की। सब इसी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे माँ जी की हफ्ते में एक बार खाना खाने की आदत हो जाएगी, जैसे हमारी दिन में एक बार खाने की आदत हो गई थी। बहू, मुझे पता है कि तूने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। मैं अपनी कंजूसी की वजह से ये सब कर रही थी। मैंने तुम सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि दिन भर तुम लोग भी तो भूखे रहते होगे। हाँ माँ, जब से होश संभाला है हर रात भूखा ही सोया हूँ। बहू, आज के बाद जितनी बार तेरा मन करे उतनी बार रसोई खोल। फिलहाल जल्दी से मेरे लिए खाना बना। अभी बना कर लाई सासू माँ। उस दिन के बाद एक बार रसोई खोलने की परंपरा खत्म हो गई। राधिका जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, सबसे पहले उसकी नजर उसकी ननद पायल पर पड़ी। खैर, उसकी सास ने सबसे उसे मिलवाया। बहू, ये तुम्हारी ननद पायल, ये है तुम्हारी जेठ और ये है तुम्हारी जेठानी। सब लोग मिलजुल कर रहना, कभी आपस में झगड़ा मत करना। सासू माँ,
ये बात आप मुझे देखकर क्यों कह रही हैं? मैं आपको झगड़े वाली लगती हूँ क्या? अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, मैं तो बस समझा रही थी। अरे छोटी बहू, तुम घूर घूर कर पायल को क्यों देख रही हो? मैंने जो कहा वो सुना या नहीं? हाँ सासू माँ, मैंने सब सुना। मैं ये देख रही हूँ कि पायल इतनी दुबली पतली है, लेकिन पायल समझ गई कि राधिका आगे क्या बोलने वाली थी, इसलिए उसने बीच में ही टोक दिया। भाभी, मेरे बारे में बाद में बातें कर लेना। आज आपकी पहली रसोई है, हम सबके लिए कुछ मीठा बना दो। हाँ राधिका, पायल ने बिल्कुल सही कहा। खैर, थोड़ी देर में पायल सबके लिए खाना बनाकर बाहर हॉल में ले आई। सब लोग एक एक करके खाने की टेबल पर बैठने लगे, लेकिन जैसे ही पायल अपनी कुर्सी पर बैठने जा रही थी, वैसे ही राधिका ने पीछे से कुर्सी अपनी तरफ खींच ली, जिससे पायल जमीन पर गिर गई। लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। वो फिर से उठकर खड़ी हो गई। भाभी, ये क्या मजाक है? मैं आपकी ननद हूँ, देवर नहीं जो आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। अरे तो क्या हो गया पायल, ननद भाभी के बीच भी मजाक हो सकता है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन पायल, तू इतनी जोर से जमीन पर गिरी और तेरे पिछवाड़े में जरा भी दर्द नहीं हुआ? आहा, बहुत दर्द हो रहा है भाभी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। पहले खाना खा लेती हूँ, फिर गर्म पानी से सिकाई करूंगी। जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इस पायल के अंदर। खैर, सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर आज विक्रम और राधिका की सुहाग रात थी, लेकिन राधिका के मन में पायल के ही ख्याल चल रहे थे। विक्रम, तुम्हारी बहन इतनी दुबली पतली है, लेकिन उसका पिछवाड़ा तो बहुत तंदुरुस्त है। सारा खाना उसका पिछवाड़े में ही लगता है क्या? तुम भी ना राधिका, लोगों के अंदर क्या क्या नोटिस किया करती हो। खैर, दोनों ने सुहाग रात मनाई और सो गए। अगली सुबह राधिका और उसकी जेठानी ने मिलकर सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद दोनों भाई काम पर निकल गए। इधर दोनों देवरानी जेठानी अकेले में बातें करने लगी। भाभी, पायल का पिछवाड़ा देखकर कभी आपको शक नहीं हुआ? मैंने तो कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जाकर पता लगा कर आती हूँ। राधिका अचानक पायल के कमरे में पहुंच गई। उसने देखा कि अब उसका पिछवाड़ा बिल्कुल सपाट था। ये देखकर राधिका हैरान हो गई। अरे पायल, तुम्हारे पिछवाड़े को अचानक क्या हो गया? अभी तक तो तंदुरुस्त था, अचानक इसे पोलियो कैसे हो गया? भाभी, आप जब से आई हो तब से आपकी नजर मेरे पिछवाड़े पर ही है। अब जरा बाहर जाइए, मैं नहाने जा रही थी। पायल ने जबरदस्ती राधिका को अपने कमरे से बाहर कर दिया। उसके बाद उसने अपनी अलमारी से एक नकली बट निकाला। आज तक मेरे घर में किसी ने भी मेरा पिछवाड़ा नोटिस नहीं किया, और भाभी तो आते ही मेरे पिछवाड़े के पीछे ही पड़ गई। अगर ये नकली बट ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। पायल ने नकली बट लगा लिए। हाँ, अब मस्त लग रहा है, लेकिन आज के बाद भाभी से मुझे बचकर रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका के पास उसके भाई का फोन आया। कैसी हो मेरी बहन? ससुराल में अच्छा तो लग रहा है ना? भैया, जब से आप अमेरिका शिफ्ट हुए मुझे तो भूल ही गए हो। शादी के बाद आज पहली बार फोन किया आपने, फोन भी नहीं लगता आपका। अरे अब तो मुझे कभी भी फोन कर सकती है। मैंने अमेरिका का सिम कार्ड ले लिया है। मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि आज तुझे एक सरप्राइज मिलने वाला है। कैसा सरप्राइज भैया? तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजी। राधिका ने फोन कट कर दिया और दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता था। जी बताइए, कौन है आप? राधिका, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ नेहा, तेरी बचपन की फ्रेंड। क्या बात कर रही है नेहा, तू तो बिल्कुल परी लगने लगी। कॉलेज में आग लगने की वजह से लोगों को बचाने के चक्कर में तेरा चेहरा बुरी तरह जल गया था, पर अचानक चेहरा इतना खूबसूरत कैसे हो गया? राधिका, उसी कॉलेज के लड़के से मैंने शादी कर ली थी। उसने ये जानते हुए भी कि मेरा चेहरा जल चुका है मुझसे शादी की और मुझे अमेरिका लेकर गया। अमेरिका में मुझे एक बहुत बड़े अस्पताल में एक बहुत बड़ा सर्जन मिला और बाद में पता चला कि वो तेरा भाई अर्जुन था। अर्जुन ने मेरे चेहरे की फ्री में सर्जरी की और देखो, मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। अच्छा, तो अब समझ आया कि भैया किस सरप्राइज की बात कर रहे थे। मेरे भैया तो अमेरिका जाकर बहुत बड़े सर्जन बन गए। बहुत टैलेंटेड है मेरे भैया। खैर अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने ससुराल वालों से मिलवाती हूँ। राधिका अपनी सहेली को लेकर घर के अंदर आई। उसने सबको एक साथ आवाज दी। सब भागते हुए बाहर हॉल में आ गए। पायल भी भागती हुई बाहर आई, लेकिन तभी उसका पैर केले के छिलके पर पड़ गया और वो नेहा से टकरा गई, जिससे उसका गुलदस्ता जमीन पर गिर गया और पायल उसी गुलदस्ते पर गिर गई। अरे सॉरी, माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं, इसमें मेरी गलती थी। सुबह मैंने केले का छिलका यहाँ फेंक दिया था। पायल जब उठकर खड़ी हुई तब उसके पिछवाड़े में गुलाब के बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे, लेकिन उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। अरे पायल, तुम्हारे पीछे तो इतने सारे कांटे चुभे हुए, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? कांटे कहाँ से आ गए? राधिका ने अपने हाथों से उसके पिछवाड़े से सारे कांटे निकाल दिए।
पायल बेटी, तुम्हारे पिछवाड़े में इतने बड़े बड़े कांटे घुस गए और तुम्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ, खून भी नहीं निकला। लगता है तेरे अंदर खून बचा ही नहीं है, तू अंदर जाकर आराम कर। पायल अपने कमरे में चली गई। इधर राधिका ने अपने भाई और सहेली के बारे में सब कुछ अपने परिवार को बता दिया। उसकी सहेली ने नाश्ता वास्ता किया और वापस अपने घर लौट गई। रात में जब राधिका अपनी जेठानी के साथ खाना बना रही थी तब, भाभी आपने देखा ना, पायल के पिछवाड़े में इतने बड़े बड़े कांटे घुस गए, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये तो मैंने भी देखा। मुझे लगता है उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है या फिर उसका पिछवाड़ा लोहे का है। तभी वहाँ पर उसकी सास आ गई। मैंने अक्सर देखा है तुम दोनों हमेशा पायल के पिछवाड़े के बारे में ही बात किया करती हो, ऐसा क्या हो गया? सासू माँ, लगता है पायल हम सबसे कुछ न कुछ छुपा रही है और जल्दी ये मैं साबित भी कर दूंगी। खैर, खाना पीना खाने के बाद राधिका और उसकी जेठानी छत पर चले गए। भाभी, ऐसे तो ये पायल किसी को कुछ बताने से रही। एक प्लान है, कल हम लोग देसी तरीके से जमीन पर बोरा बिछाकर नाश्ता करेंगे। हर बोरे के नीचे आप ठंडी ठंडी बर्फ रख देना। सब लोग जैसे बोरे पर बैठेंगे वैसे ही उछल पड़ेंगे। देखती हूँ पायल भी उछल पड़ती है या नहीं, फिर सबके सामने सच आ ही जाएगा। अगली सुबह जल्दी उठकर एक तरफ राधिका किचन में खाना बनाने लगी, वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी ने बोरी के अंदर बर्फ भरकर बिछा दिया। राधिका, मैंने अपना काम कर दिया है, अब जल्दी से सबको बुला लो वरना बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है भाभी। सारा नाश्ता लगाने के बाद राधिका सबको बुलाने लगी। आ जाओ सब लोग, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है। नाश्ते का नाम सुनकर सारे लोग बाहर आ गए। अरे आज तो संडे का दिन है, फिर भी तुम लोगों ने इतनी जल्दी नाश्ता बना लिया, और ये सब क्या है? भैया, आज हम देसी स्टाइल में नाश्ता करेंगे। आज मैंने देवरानी जी के साथ मिलकर आप सभी के लिए अपने हाथों से देसी पिज्जा भी बनाया है। क्या बात है भाभी, सबसे पहले तो मैं ही खाऊंगी। पायल भागकर गई, बोरे पर बैठकर पिज्जा खाने लगी। भाभी, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं, देखते हैं बाकी लोगों का क्या होता है। बाकी लोग जैसे ही बोरे पर बैठे वैसे ही चीखते हुए उठ खड़े हुए। ये क्या? ऐसा लगा जैसे हम हिमालय की चोटी पर बैठ गए हो। ये सब क्या है बहू? सासू माँ, विक्रम, जेठी, यहाँ पर जितने भी बोरे रखे इन सब के नीचे बर्फ रखा हुआ है। पायल, तुम्हारे बोरे के नीचे भी बर्फ रखी है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास क्यों नहीं हुआ? भाभी, ये सब क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है पायल। तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने और भाभी ने मिलकर ये नाटक किया। सबका पिछवाड़ा तुरंत ठंडा हो गया, पर तुम्हारे पिछवाड़े पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? आज तुम सारी सच्चाई सबको बता दो वरना मैं ही बता दूंगी। तुम नकली बट का इस्तेमाल करती हो ना? पायल ने रोते हुए अपने नकली बट निकाल कर सबके सामने टेबल पर रख दिए। अब उसका पिछवाड़ा बिल्कुल सपाट था। ये सब क्या है बेटा? बाजार में नकली पिछवाड़े भी मिलने लगे क्या? हाँ माँ, आजकल मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, और फालतू रोना बंद कर। और ये बता, इस बारे में हम सबको कुछ बताया क्यों नहीं? कुछ सालों पहले हर कोई मेरा मजाक उड़ाया करता था, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर मोहल्ले तक, यहाँ तक कि घर में भी अगर कोई मेहमान आता तो वो सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे। फिर एक दिन मैंने ऑनलाइन नकली बट देखे और खरीद लिए। तब से मैं इस नकली बट का इस्तेमाल करती हूँ। हमें तो लगा था कि नेचुरली सब ठीक हो गया है। फिक्र मत करो, मैंने भैया के बारे में आप लोगों को बताया था ना, वो सर्जरी से सब ठीक कर देंगे। राधिका और विक्रम पायल को लेकर अमेरिका गए। वहाँ राधिका